नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है कानून और आप लेके आज का प्रोग्राम 22 अप्रैल 2013 को। आज कुछ नए केसेस ऐसे मैंने डिस्कस किए लोगों के साथ, जिसके अंदर कि मुझे लग रहा है कि एक चीज़ ऐसी है कि जो आजकल काफ़ी नज़र आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में शेयर करूँगा सबके साथ। ये है पॉइंट अबाउट रिकन्सिडरेशंस के ऊपर इस वक्त जो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों को लेटर्स आ रहे होंगे जिसमें कि लिखा होता है कि वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब रिजेक्शन में और रिफ्यूज़ल में क्या फ़र्क होता है? रिजेक्शन के अंदर वो ये कहते हैं कि जी हम आपकी एप्लीकेशन को खैर हमने कंसिडर किया है, पहले आपने एप्लीकेशन की। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँ। आपने कोई फॉर एग्जांपल FLR एप्लीकेशन की या आपने सेटो एप्लीकेशन की, आपको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ करने के बाद आपने उनसे एक नई रिक्वेस्ट की कि जी आपने मेरे केस को सही तरह कंसिडर नहीं किया, इसको आप दोबारा से कंसिडर करें। अब एक तो वो चीज़ होती है कि आपके केस को प्रॉपर्ली देखा गया, प्रॉपर्ली कंसिडर किया गया और फिर उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके अंदर आपके मेरिट्स नहीं बनते, आपको रिफ्यूज़ करते हैं, तो बात बनती है कि वो अपनी जगह पे सही है। मैं जिन केसेस की बात कर रहा हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है। ये मेजॉरिटी केसेस उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे एप्लीकेशंस की गई 9 जुलाई 2012 से पहले, जबकि आर्टिकल 8 के ऊपर एप्लीकेशंस की जाती थी, जिसमें कहा जाता था कि जी ये एक फैमिली है या ये एक इंडिविजुअल है, इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा है, इतना इसको टाइम गुजर गया यहाँ पे, इनके ये कनेक्शंस बनते हैं यूके के साथ। क्योंकि याद रखें 9 जुलाई 2012 से पहले जो लॉ था वो कहता था कि आपके जो यूके के साथ कनेक्शंस है, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस, उसके ऊपर एप्लीकेशंस की जाती थी। और 9 जुलाई को जब चेंजेस आई, उसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल पलट के ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट करने में क्या किया उन्होंने ये कहा कि अब आपके जो कनेक्शंस है यूके के साथ, हम उसको नहीं देख रहे। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो उन्होंने अपेंडिक्स FM को बनाया है, उसके अंदर जो पॉइंट्स देखना चाहते हैं वो ये हैं कि आपके टाइज अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो गए हैं कि नहीं। अब टाइज का मतलब क्या होता है? आपके कोई कॉन्टैक्ट होना, आपका कोई कनेक्शन होना, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई काम धंधा है, वो सारा कुछ अगर चल रहा है तो इसका मतलब आपके टाइज अपनी कंट्री के साथ हैं। अब अगर एक बंदा यहाँ पे पिछले 10 साल से रह रहा है, उसने वहाँ पे ट्रैवल नहीं किया, उसकी फैमिली के साथ अपना सारा कांटेक्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, किसी के साथ उसका मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि इतने अर्से से वो यहाँ पे रह रहा है, वापस नहीं जा सकता था, ओवरस्टे हो चुका हुआ था। अब उस बंदे के तमाम जो अपने मुल्क के साथ कनेक्शंस हैं, ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। जब आपने 9 जुलाई से पहले एप्लीकेशन की तो आपने सारा जोर इस चीज पे डाला कि जी मेरे यूके के साथ कनेक्शंस कितने स्ट्रांग हो गए हैं, ना कि इस चीज पे कि मेरे अपने मुल्क के साथ कनेक्शंस कितने खत्म हो गए। अब जब एप्लीकेशंस के फैसले आते हैं, जो 9 जुलाई के बाद फैसले किए जा रहे हैं, उसके अंदर वो नए रूल्स के मुताबिक 1-1.5 सफ़े का आपको लेटर आ जाता है जिसमें कहते हैं कि जी अपेंडिक्स FM नया कानून है, उसके मुताबिक ये फैसला हमने किया है कि आप इस कानून में भी नहीं आते, आप इसमें भी नहीं आते, आप इसमें भी नहीं आते। और वो एक सारा वो लॉ रिप्रोड्यूस करके, और 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं जो आपके केस के साथ डील करते हैं। उसके अंदर से एक पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है कि जी आप फलानी तारीख को यहाँ पर आए, आपके यहाँ पे अभी 20 साल कंप्लीट नहीं हुए, या आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, या आपके 18 और 25 साल के दरमियान आपकी एज है, लेकिन आपने आधी जिंदगी यहाँ पे नहीं गुजारी, और आपके क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज भी बोलते हैं और आपके कल्चर का भी कॉन्टैक्ट है, सो इसलिए आपके वो कनेक्शंस वाला बात भी नहीं बनती। अब इसमें जो मैं समझता हूँ अनफेयरनेस वाली बात है, वो सिर्फ ये है कि आपके केस को जिन रूल्स के तहत रिफ्यूज किया जा रहा है, आपने उन रूल्स के तहत तो कभी आर्ग्यू ही नहीं किया केस को। आपने तो आर्ग्यू किया था आर्टिकल 8 के ऊपर, आपने आर्ग्यू किया था ब्यूकोबैट्स के ऊपर या चिकवम्बा के ऊपर या VW युगांडा पे, जो आर्टिकल 8 के सारे लॉज, जो केस लॉ जो था उसके ऊपर। अब जो नए रूल्स आते हैं उसके अंदर अगर आपने केस को आर्ग्यू ही नहीं किया तो आपको उसके ऊपर रिफ्यूज कैसे किया जा रहा है? मेरा ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं अभी भी कहता हूं कि आपको रिकंसिडरेशन की या फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डालनी चाहिए। एक जो चीज हमने अपनी करनी शुरू की है वो हम ये कर रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं जहां पे आपने पुराने लॉ के अंदर केस को आर्ग्यू करके डाला और उसके बाद आपके केस को रिफ्यूज करके नए रूल्स के अंदर रिफ्यूज करने के बाद आपको कुछ ना राइट ऑफ अपील मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है, मैं कहता हूं वहां पे ये बात बहुत अनफेयर है और वहां पे आपकी कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस बननी चाहिए।
अगर उसके बाद वो आपको रिजेक्शन लेटर भेज देते हैं कि जी आपने रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट की है, हम रिकंसिडर करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि हमने इसको देखना ही नहीं है, तो वहां पे आपका जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट बनना चाहिए। अब ये बात है कि कितनी देर में होता है। अब जुडिशियल रिव्यू को ये याद रखिए, जुडिशियल रिव्यू में जब आप एक केस को चैलेंज करते हैं, आपका जो रिफ्यूजल लेटर होता है उसके 3 मंथ्स के अंदर आपने उसको चैलेंज करना है। सो अगर वो 3 मंथ्स में आप उसको चैलेंज नहीं करते और वो आगे से आपको एक रिजेक्शन भेज देते हैं, तो कानूनी तौर पे उन्होंने कहना है कि नहीं जी अब तो आपका टाइम गुजर गया, अब हम वो नहीं कर सकते। अब ये पिछले 2 हफ्ते में मैंने ये ऐसे लेटर्स देखे हैं, इससे पहले मैंने ऐसे कोई लेटर्स नहीं देखे थे। सो मेरा अंदाज़ा ये है कि ऑब्वियसली हमारी काफ़ी वॉल्यूम होती है केसेस की, सो मेरा अंदाज़ा ये है कि इन्होंने अभी बहुत रिसेंटली ये चीज़ करनी शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट डालते थे रिकंसिडरेशन की। पहले उन्होंने ये करना शुरू किया कि रिकंसिडरेशन को हम कोई एप्लीकेशन ही कंसिडर नहीं करते, जो कि गलत है। आपकी अगर रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं, आपको अगर रिमूव करने का प्लान बनाया जाता है, तो जो भी आपकी कोई रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं, जो भी की गई हैं आपकी तरफ से, उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर उसको कंसिडर किए बगैर वो आपको रिमूवल डायरेक्शन सर्व करते हैं, तो आप उसके ऊपर उनको चैलेंज कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट बनता है। मैं सिर्फ जो अभी बात करना चाहता था, ये जो रिजेक्शन वाले लेटर्स आ रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं कि आप उसके आगे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो वो लिख के भेज देते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि हम इन एप्लीकेशंस को रिकंसिडर करें। कानूनी तौर पे आपको रिकंसिडरेशन का मौका नहीं मिलता, अपील का राइट आपके पास है नहीं। चाहे आपने 15 साल यहां पे गुजारे हैं, आप वापस चले जाएं, इस नंबर पर फोन करें और उनको बताएं आपके ट्रैवल प्लान्स क्या हैं। सरासर नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है। मेरी नज़र में इन केसेस के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, अगर आपको रिफ्यूज़ल लेटर आता है और आप उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि नहीं अभी आपका नहीं बनता टाइम वापस जाने का, और आपका बाकी इतना एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है यहाँ पे, तो उसकी रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट या फर्दर रिप्रेजेंटेशंस प्लस जुडिशियल रिव्यू प्री एक्शन प्रोटोकॉल का लेटर उसके अंदर जाना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जाता है, तो ये ना कीजिए कि बस रिफ्यूज हो गई, अब बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, उसके ऊपर आपको कुछ करना चाहिए। अगर आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं तो जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए, अगर नहीं तो अगर आपके 3 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, तो फिर आप सिर्फ ये कीजिए कि अगर आपने फर्दर कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली हुई वहाँ पे, तो आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि आप वेट करते हैं कि जी वो जब तक आपको रिमूवल कोई प्रोसेस नहीं शुरू करते, कोई आपके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन नहीं लेना शुरू करते। अगर वो करते हैं तो उसमें आपको राइट ऑफ अपील मिल सकता है, बिकॉज इन रिफ्यूजल लेटर्स के आखिरी पैराग्राफ में ये भी लिखा होता है आपका अब यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है, अब आपके खिलाफ एनफोर्समेंट शुरू की जाएगी अगर आप खुद अपनी मर्जी से नहीं चले जाते, और जब एनफोर्समेंट शुरू की जाएगी उसमें आपके लिए एक नया राइट ऑफ अपील जनरेट हो सकता है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो कानून जिस तरह से बनाए गए हैं और जिस तरह से चल रहे हैं, ये उसी तरह की बात है कि ये जिस तरह पहले भी कई कानून आए, जो शादियों वाला एक कानून आया था कि जी शादी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, सिर्फ तब शादी कर सकते हैं, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया कोर्ट्स की तरफ से। फिर जो उन्होंने कानून बनाया कि जी 18 और 21 साल के दरमियान जो लोग हैं वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते शादी करके, उसको भी स्ट्राइक डाउन किया गया। उसी तरह की ये भी चीज़ मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं इसको चैलेंज ज़रूर किया जाएगा इस वक्त, क्योंकि एक पॉलिटिकल हवा ऐसी है कि जिसमें इमिग्रेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए हर तरह की सख्ती आ रही है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर आप लॉ के अंदर इसको चैलेंज करते रहेंगे और बेशक कोर्ट में भी जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसमें कोई ना कोई रास्ता नज़र आना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, इससे काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिलेगी और आप इसमें कुछ ना कुछ आगे ज़रूर कर सकेंगे। और जी मुझे बताया जा रहा है काफ़ी कॉल्स इंतजार कर रही हैं, सीधा फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, मेरे कजन आए थे एज अ स्टूडेंट विद फैमिली, तो 2011 में, फिर उनका 1 साल बाद हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। तो मेरे कजन ने अपनी वाइफ को मारा। अच्छा। क्योंकि वो वाइफ के डिपेंडेंट भी हैं जी, साथ आए थे, वाइफ स्टूडेंट आई थी। ठीक। उसके बाद वो पुलिस वाले वाइफ को और बच्चों को ले गए हैं। ठीक। तो कोई पता नहीं, आज 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उनका बच्चों का और वाइफ का कोई पता नहीं है जी। और दूसरा, पुलिस ने मेरे कजन को सिंपल कॉशन भी दे दिया था। ठीक। तो अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है, या वो वाइफ और बच्चों को किस तरह मिल सकते हैं। ओके। और कुछ आपने पूछना है? जी बस यही पूछना। ओके चलो ठीक है जी, मैं बताता हूँ। जहाँ तक तो उनके स्टेटस की बात है जी, वो तो उनको होम ऑफिस के साथ रब्ता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनकी वाइफ ने क्या किया है। हो सकता है उनकी वाइफ ने होम ऑफिस को लिख दिया हो कि जी मेरा अब इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इनको छोड़ दिया है और ये अब मेरे स्टेटस के ऊपर फर्दर डिपेंडेंट नहीं है।
जहाँ तक बात है मिलने की, अब क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व है, उन्होंने हाथ उठाया है, अब इस तरह की दरिंदगी जहाँ कहीं दिखाई जाती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली पुलिस वाले या सोशल सर्विसेज वाले जो हैं वो दूसरी पार्टी को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, तब उनको वो कहीं पे और मूव करके आपको एड्रेस वगैरह नहीं देते। अब इनको कॉशन भी मिल गई है, इसका मतलब ये कि या तो इनके खिलाफ एविडेंस ऐसा था कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हाँ जी हम आपको पहली वार्निंग दे रहे हैं या ये कॉशन दे रहे हैं, दोबारा ऐसा मत करना वरना आपको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये क्या हो सकता है कि वाइफ ने कहा कि नहीं जी मैंने कोर्ट में नहीं जाना, मैंने पूरा वो केस को लेके आगे नहीं चलना, तो इस वजह से हो सकता है सिर्फ उन्होंने कॉशन दी हो, बावजूद इससे कि उनके पास एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने हाथ उठाया अपनी बीवी के ऊपर। अब जो स्टेटस की बात आती है, स्टेटस के लिए इनको खुद अपनी कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं उनको दिखाना होगा कि उनके क्या रीजंस हैं कि जिनकी वजह से वो यहाँ पे रहें। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ऐसी इश्यूज इन्वॉल्व थे कि बच्चों को भी कोई खतरा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई मौका मिलेगा बच्चों से मिलने का। दूसरी तरफ कानूनी तौर पे, प्योरली कानूनी तौर पे, टेक्निकल तौर पे अगर इसको देखा जाए, क्योंकि मैं जब एज अ वकील आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपको बताना पड़ता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कानून क्या कहता है, इसमें इमोशंस वाली कोई बात नहीं आती। इसके अंदर जो मेन चीज़ बनती है वो ये कि ठीक है उन्होंने हाथ उठाया बीवी के ऊपर, जो कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यू हुआ, अगर बच्चों को इनसे कोई खतरा है तो सोशल सर्विस वाले इनको नहीं मिलने देंगे वहाँ पे। लेकिन अगर बच्चों को कोई खतरा नहीं तो ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरा बीवी के साथ मसला है, मैंने गलती की, मैंने हाथ उठाया उसके ऊपर जो कुछ भी है, लेकिन बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। उसमें वो ये कर सकते हैं कि फाइंड आउट करें कि बच्चे कहाँ पर हैं। अब वो फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है, ऑब्वियसली वो पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वो कोर्ट में एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकते हैं कि जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि फैमिली कहाँ पर है, कम से कम उनको कोई ऐसा एड्रेस या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएं कि वो कोर्ट के थ्रू, खुद नहीं रब्ता करना उनके साथ बिकॉज ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन मिली हुई है, लेकिन कोर्ट के थ्रू वो कॉन्टैक्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं काउंटी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट के अंदर जाके उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को मेरे से कोई खतरा नहीं है, ठीक है बीवी से खतरा था, मैं बीवी को खतरा था मेरे से, मैं उसको नहीं मिलूंगा, लेकिन बच्चों से मुझे मिलना चाहिए। उसमें अगर इनका कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है बच्चों के साथ तो वो उनको इमिग्रेशन स्टेटस में भी हेल्प कर सकता है अगर उनका और कोई स्टेटस नहीं रहा तो। क्योंकि मैं इमेजिन ये कर सकता हूँ कि अगर बीवी को उन्होंने मारा, बीवी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने बच्चों को और बीवी को कहीं और मूव कर दिया, तो हो सकता है बीवी कह रही हो कि जी मेरा अब इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना मैंने इसको अपने स्टेटस पे डिपेंडेंट रखना है, और उन्होंने बता दिया हो होम ऑफिस को। अब होम ऑफिस ने अगर इनसे खुद रब्ता नहीं भी किया तो हो सकता है इनका स्टेटस उसमें कैंसिल हो चुका हुआ हो। सो इनको रब्ता करना चाहिए होम ऑफिस से, पता करें कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर ये बच्चों से मिलना चाहते हैं, कोई उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, कोई उनके कॉमन फैमिली फ्रेंड्स हैं जहाँ से कोई डिटेल्स इनको पता चल सकें, तो फिर ये कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर बच्चों से मिलने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं कि बच्चे तो इनके हैं, उनको खतरा नहीं, उनको मिलने दिया जाए। अगर वो उनको मिल जाता है, कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर उस कॉन्टैक्ट की बेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं कि जी अब मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मैंने उनसे मिलना है और मैं इलीगल नहीं रहना चाहता। वो एक ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। मैं कमरान बोल रहा हूँ लीड से। मेरा थोड़ा सा लंबा सवाल है। मैंने एक बार आपको पहले भी फ़ोन किया था आपको प्रोग्राम में, और मेरे ख्याल में आपको सवाल सही समझ नहीं आई। और मेरा सवाल ये कमरान साहब, अगर सॉरी इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना सवाल इतना वो टू द पॉइंट रखिएगा कि मैं उसका आपको फ़ौरन जवाब दे सकूँ, और बहुत लंबा ना कीजिएगा, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम जी। मैं 2007 में इधर आया था एज अ विजिटर बिहाफ ऑफ मेरा जो है नेफ्यू, वो ब्रिटिश सिटीजन है, उसके बिहाफ मुझे वीज़ा दिया था उन्होंने। वो उसको हॉट प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया था, ग्रांट किया था। ठीक है। और मुझे तकरीबन 6 साल हो गए इधर आए हुए। ठीक है। और मैंने उसी बेस के ऊपर मैंने दोबारा FLRO पे एप्लीकेशन की, तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, और मेरे से उन्होंने फिंगरप्रिंट भी ले लिए, तकरीबन 4 वीक हो गए हैं। ठीक है। तो मैंने सब एविडेंस जो है सब कुछ मैं लगा के दिया, क्योंकि अभी मेरे साथ अटैच था, मैं उसके साथ रह रहा हूँ जी। मैं 6 साल से उसके साथ ही रह रहा हूँ। अभी मुझे ये पूछना है कि क्या वो मेरे साथ कोई डिसीजन अच्छा करने वाले या खराब करने वाले, मुझे ये पूछना है। ये भी पूछना है कि आप मैनचेस्टर में कब आ रहे हैं। ओके सर, मैनचेस्टर का आपको सिर्फ इतना जवाब दे दूं, मैनचेस्टर हम अपना दफ्तर सेटअप कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मेरा कोशिश हुआ करेगी कि मेरा वीकली चक्कर लगा करे वहाँ पे। सो अभी तो उसके ऊपर मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा, अगर वो ब्रिटिश नेशनल है और अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो उसको आपके साथ जाना पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है
सर्वाइव करने का, तो उसके ऊपर आपकी ज़ेम्ब्रानो की एप्लीकेशन हो सकती है। अब आपने बताया कि आपकी FLR एप्लीकेशन डाली गई है, यानी उसके अंदर आपने अपने कंपैशनेट ग्राउंड्स की बात की होगी, उसके अंदर आप ज़ेम्ब्रानो भी आर्ग्यू कर सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप उसको भी आर्ग्यू कर सकते हैं, आप रूल्स के मुताबिक भी आर्ग्यू कर सकते हैं। 6 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं, अगर आपके अपने मुल्क के साथ कनेक्शंस ख़त्म हो गए हैं तो वो टाइज तोड़ने वाली बात जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में की, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। ज़ेम्ब्रानो ये कहता है कि अगर एक ब्रिटिश नेशनल यूके में रह रहा है और वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, चाहे वो बच्चा है चाहे वो एडल्ट है, अगर वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर जो खुद ब्रिटिश नेशनल नहीं है, तो उस ब्रिटिश नेशनल को अगर हम ये कहते हैं कि जी आपका ये जो केयरर है अगर ये यहाँ से चला जाता है तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो ये कहता है कि मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता और आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, तो वो बंदा जिसके पास स्टेटस नहीं है उसको यहाँ पे स्टेटस मिल जाना चाहिए। ज़ेम्ब्रानो ये मोटी जो उसकी एक प्रिंसिपल निकलता है उसमें से, वो मेनली पॉइंट जो निकलता है वो ये निकलता है, एक डिपेंडेंसी आपने प्रूव करनी है और उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि इस डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर ये दूसरा बंदा जो केयर बना हुआ है इस वक्त वो यहाँ पे ना हो तो उसका यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। यानी अगर आई डोंट नो वो वापस पाकिस्तान आपको जाना पड़ता है और ये ब्रिटिश नेशनल नेफ्यू आपके साथ नहीं जा सकता, आपके साथ जाना पड़ेगा इसको, अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो यहाँ पे ज़ेम्ब्रानो सिचुएशन अप्लाई होती है, तो आपकी एप्लीकेशन उसके थ्रू होनी चाहिए। अब आपने एप्लीकेशन तो कर दी हुई है, सो मैं इमेजिन करता हूँ कि जब आपने एप्लीकेशन की होगी तो आपको इस चीज़ का पता होगा, या आपने अगर वकील के थ्रू की तो उन्होंने इसके अंदर सारा कुछ डाला होगा, आपके कंपैशनेट ग्राउंड्स भी आने चाहिए, आपके लॉस ऑफ टाइज भी आने चाहिए, आपकी जो ये ज़ेम्ब्रानो वाली पॉइंट मैंने किया सारा उसकी पूरी डिस्कशन आनी चाहिए। इस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन बन सकती थी। ज़ेम्ब्रानो के ऊपर अब तो उन्होंने फॉर्म्स भी अनाउंस कर दिए हुए हैं, सो आप वो फॉर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो खासतौर पर इस चीज़ के लिए होते हैं। इससे पहले उन्होंने शुरू में कहा था कि जब तक फॉर्म्स नहीं आते आप किसी तरह से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो आपको चेक ये करना है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर ये सारा कुछ इसमें मौजूद है तो आपको इस पर इंशाल्लाह स्टेटस मिलना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपने एविडेंस कैसा लगाया। अब अगर आपने एविडेंस सिर्फ अपने नेफ्यू का एक लेटर लगा दिया, अपना एक लेटर लगा दिया कि जी मैं लुक आफ्टर करता हूँ, नेफ्यू ने कहा हाँ जी अंकल लुक आफ्टर करते हैं एंड दैट्स इट, तो उसके ऊपर बात नहीं बनेगी। आपको उससे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस देना पड़ता है, आपको कोई सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट्स लगानी चाहिए, उसके अंदर आपको अपने जीपी से लेटर लेना चाहिए जो आपके नेफ्यू का जीपी होगा, आपको कोई कंसल्टेंट है तो वो उसके अंदर लेटर बना के देता है, और उसके अंदर डिटेल्ड होना चाहिए कि अभी जो लास्ट 5-6 साल गुजरे हैं उसकी केयर किस तरह से की जा रही है। ठीक है, आपने बताया वीज़ा आपको ओरिजिनली उसके ऊपर मिला था, हो सकता है वो क्या हो, विजिट वीज़ा ही मिला होगा आपको उसके ऊपर, सो आप विजिट वीज़ा पे आए और उसके बाद आप अगर आके ओवरस्टे हो गए और आप फिर भी उसको लुक आफ्टर करते रहें तो ये एक पॉइंट बनता है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। आई होप आपके केस में इस चीज़ को प्रॉपरली आर्ग्यू किया गया है क्योंकि इसी में जाके आपका ये काम हो सकता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जिस तरह मुझे होप है कि आपसे मुझे इस बात का आंसर मिल सकता है, मैंने बहुत सारे लॉयर ट्राई किए, मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिला सही तरह का। मैं कोशिश करता हूँ जी, बताइए प्लीज। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि ये 2004 में मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे स्टूडेंट वीजा, फिर उन्होंने PSW अप्लाई किया और अभी वो TR1 जर्नल जो होता है उस पे है वो, और मैं 2007 में उनको मैंने ज्वाइन किया था और 2008 में मेरी बेटी हुई थी। सिंस 2011 हमें मतलब इनके वालिद जो है, मेरी बेटी के वालिद है, उसको भी मतलब मारते हैं और मेरे साथ भी उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है और मुझे पाकिस्तान से कंटिन्यूसली थ्रेट मिल रहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आई तो मार दिया जाएगा। रिसेंटली उन्होंने बेटी को थप्पड़ मारा था तो उसकी वजह से पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई है, और जिसपे मेरी बेटी ने डिस्क्लोज किया था स्कूल वगैरह में, तो पुलिस और सोशल सर्विसेज ये काफ़ी सीरियस है, मुझे कह रही है कि मैं अपने बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करूं। वो अभी बेल टाइम पे है वो मुझे, और नेक्स्ट मंथ मेरा 24 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो वो कह रही हैं कि आप वीज़ा अपना खुद ही आप अप्लाई कीजिए और किसी तरह कोशिश कीजिए कि उससे सेपरेट हो जाए। तो मुझे ये मालूम करना है अगर मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी तो 5 इयर्स हुए, वो तो 7 इयर्स का जो है उसमें तो वो क्राइटेरिया पे आती नहीं, तो अभी मेरे पास कौन से ऐसे बेस्ट पॉइंट है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली मैं नहीं जा सकती बैक होम। तो प्लीज कोई मुझे बिल्कुल बेस्ट आंसर इसको बता दें, बेस्ट सोल्यूशन कि मैं किसी तरह यहाँ पे स्टे कर लूँ। अच्छा चलें, ठीक है। सबसे जो एक ऑब्वियस चीज़ सामने आती है वो तो असाइलम आता है जी। आपने बताया कि आपको अपने मुल्क से ख़तरा है, आपको वहाँ से भी धमकियाँ मिल रही हैं, आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड से ख़तरा है और वो आपका डॉक्यूमेंटेड भी है, पुलिस की रिपोर्ट्स भी होंगी, जो इंसिडेंट्स आपके हो चुके हैं वो आप बता सकती हैं वहाँ पर। असाइलम मैंने इसलिए कहा, ये चीज़ ऐसी है, ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मैं बहुत सालों से इस चीज़ में
इन्वॉल्व हूँ इन केसेस के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे असाइलम केसेस किए हैं जहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि जी औरत यहाँ पर आई, हस्बैंड की डिपेंडेंट है और मारें खाती रही और बर्दाश्त करती रही और उसने कुछ भी नहीं किया, यही सोच के कि मैंने किधर जाना है। हमारा जो एक कल्चर है वो कल्चर यही कहता है कि जी शादी होगी तो उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, जो मर्जी हो जाए। ये कल्चर की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, कल्चर को भी देखना चाहिए, लेकिन कल्चर जब बिल्कुल वो एक गंद बन जाए तो उसको नहीं देखना चाहिए मेरे नज़दीक। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे नज़दीक अगर आपके ऊपर हाथ उठाया जाता है, आपका खामन आप पे, आपका हस्बैंड आप पे हाथ उठाता है और वो आपको तशद्दुद का या किसी वायलेंस का निशाना बनाता है, तो वो इस काबिल नहीं कि आप उसके साथ रहें। दूसरी बात यह आती है, अगर आप ये कानून को देखें, कानून क्या कहता है? कानून ये आपको पूरी फैसिलिटी देता है कि अगर आपने प्रूव किया कि आपके खिलाफ वायलेंस हो रहा है और होता रहा है और आपने प्रूव किया कि वापस अपने मुल्क जाके भी आपको ये खतरा रहेगा, तो आप उस चीज़ के ऊपर असाइलम क्लेम कर सकते हैं। असाइलम के अंदर आपको जो करना है, मोटी बात याद रखें, मोटी बात क्या है? आपने एविडेंस देना है कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आपने एविडेंस देना है कि आपकी धमकियां मौजूद हैं, आपको खतरा है वापस जाने में। अब जो यहां पे आपके ऊपर तशद्दुद हुआ वो तो सारा एविडेंस मौजूद है। अब अगर आपके हस्बैंड भी पाकिस्तान से हैं और आप समझती हैं कि वापस जाके आपको वहां से भी खतरा होगा, तो आप वो सारा कुछ यहां पे बयान कर सकती हैं और आपको हेल्प करने के लिए जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। बच्ची का आपने जिक्र किया कि उन्होंने बच्ची पे हाथ उठाया और बच्ची ने स्कूल में जाकर इस चीज़ को डिस्क्लोज किया। स्कूल से सारे आपको एविडेंस मिलेगा, स्कूल से आपको इसमें सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे बेतहाशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करने को तैयार होंगे और उनसे भी आपको इसमें जाके मदद मांगनी चाहिए। असाइलम के अंदर एक चीज़ जहाँ पे लोग मार खाते हैं वो ये होती है कि जी आपने ये प्रूव कर दिया कि हाँ आपको वायलेंस का निशाना बनाया गया, लेकिन आपने ये प्रूव नहीं किया कि आप वापस जाएंगे तो आपको अपनी अथॉरिटीज से मदद नहीं मिलेगी या ये कि आप मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते। अब अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आप एक सिंगल मदर हैं, आपकी कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस पता नहीं आपका है कि नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी काम नहीं किया अपने मुल्क में और आपको एज अ सिंगल मदर जाके वहाँ पे रहना पड़ेगा, आपका अपना कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, आपके कोई ऐसे मेल फैमिली मेम्बर्स नहीं है जो आपको लुक आफ्टर कर सके वहाँ पे, तो ये केस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसी तरह से आपको ये भी चीज़ दिखानी है कि जो औरतों की तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब ऑब्जेक्टिव एविडेंस ये कहता है कि जी पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा औरतें तशद्दुद का निशाना बनती हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनती हैं और फिर भी बताती नहीं किसी को, किसी न किसी टाइप की। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का हस्बैंड रोज़ रात को आके वो जूते उतार के बेल्ट उतार के मारना शुरू कर देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि किसी न किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस चलता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस मेंटल भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस वर्बल भी हो सकता है। सो जिस भी तरह का वायलेंस आप बर्दाश्त करते आए हैं, अगर आप वो सारा कुछ प्रूव कर सकती हैं और आपकी स्टेटमेंट उस चीज़ को प्रूव करती है, तो आप डेफिनेटली असाइलम क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ सोचनी होगी, जहाँ पे अक्सर लोग फिर जाके मार खाते हैं कि जी लीगल एड पे जाएं कि प्राइवेट पे करें। अब प्राइवेट वकील का और लीगल एड के वकील का क्या फ़र्क होता है? जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आपने एक लीगल एड के वकील के पास केस दिया जाके, अगर तो वकील ठीक है तो वो आपका केस प्रॉपर्ली देखेगा, उसको प्रॉपर्ली हैंडल करेगा, आपके केस को समझ के उसके मुताबिक आपको एडवाइस करेगा, बिकॉज उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको पैसे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं या आपसे मिल रहे हैं। उसको तो अपना काम सही तरह करना चाहिए। अगर वो आपको सही एडवाइस नहीं कर रहा तो अपना काम सही नहीं कर रहा। होता क्या है इन प्रैक्टिकल टर्म्स, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जहां पे वो कहते हैं कि जी हमने जाके वकील को बताया, जो मैंने बताया उसने उसी तरह से उठा के सामने रख दिया और उनको कहा कि जी ये केस है इसका। अब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बैठ के कोई कहानी बनाई जाए, नो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके केस को प्रेजेंट करना वकील का काम होता है। अब आपका एक पॉइंट ऐसा है कि जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके ऊपर ज्यादा जोर डालना चाहिए, उसको ज्यादा रोशनी डालनी चाहिए उसके ऊपर। एक पॉइंट आपका ऐसा है कि जो आपके केस को नुकसानदेह है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको छुपाएं, लेकिन उस पर आपका जोर कम डलता है। सो ये चीजें ऐसी होती कि जो आपको असाइलम क्लेम के अंदर जो तैयार करने में यहां पे आपको मदद होती है। जो सही वकील होगा वो आपको केस को इस तरह से तैयार करेगा। सो देख लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, जो अच्छा वकील आपको लगे मेरे पास आना चाहें, सौ बिस्मिल्लाह मेरे पास आएँ। इतने सारे वो सैकड़ों असाइलम केसेस करके कुछ थोड़ा बहुत समझ आई गई है इन केसेस के बारे में। सो अगर ज़रूरत पड़ती है आप इधर भी आ सकती हैं, या आप जहाँ कहीं पे भी हैं वहाँ पे आपको नज़दीक तरीन जो भी वकील पड़ता है, बट मेक श्योर कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप उसको डील करें। ऑलराइट जी,
अब हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं नाज़रीन। मेरे ईमेल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। छोटा कोई सवाल हो 2 लाइनों का तो आप जरूर ईमेल कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लंबे सफ़े भरे हुए होंगे तो वहां पे जवाब देना मुश्किल होता है। ब्रेक से वापस आके फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बुखारी साहब, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। बताइए सर। सर मुझे जो है ना 2010 में 2010 में इधर जो है ना आउटसाइड इमिग्रेशन रूल 3 साल की जो है ना शादी की बेस पर लीव मिली थी, डिस्क्रिशनरी लीव। ठीक। तो मैंने अब आगे जो है ना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे किसी ने बताया है कि तुझे ये लेवल करना पड़ेगा। एक और प्रोग्राम में मैंने सुना है कि कोई नहीं करना पड़ता। तो एक तो सवाल ये हो गया, तो प्लीज मुझे बता दें कि मैंने कोई कोर्स करना है या इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि मेरा एक दोस्त है, वो 15-16 साल से इधर है, ब्रिटिश है, वो उससे शादी कर रखी है पाकिस्तान। तो वो फुल टाइम जॉब करता है, लेकिन मसला यह है कि उसकी जो वेजेस है वो 18,600 से कम है। ठीक। तो क्या उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है? प्लीज जरा। ओके सर, पहले तो मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि 18,600 उसकी इनकम अभी नहीं है और आप कह रहे हैं कि जी कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं अगर सिर्फ आपकी कोई एक्सेप्शन अप्लाई होती है। एक्सेप्शंस में क्या चीज़ आती है? अगर वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या वो कैरर्स अलाउंस ले रहे हैं, या वो किसी ऐसी डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ आती है बीच में। वो अगर उन एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आते तो फिर आई एम अफ्रेड उनको 18,600 की इनकम का इंतज़ाम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो 18,600 की टोटल इनकम का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अब अगर पेन पेपर साथ है तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि आपने देखना है कि जो आपकी इनकम शॉर्ट है, जितनी इनकम शॉर्ट है आपकी, वो लेट्स से उसको हम एक्स कहते हैं। अब एक्स अमाउंट को आपने देखना है, मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। 2.5 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल बनता है उसको आपने ऐड कर देना 16,500 में। सो वो जो टोटल अमाउंट बनता है वो अमाउंट उनके पास कम से कम 6 महीने रहना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट उनकी सेविंग्स शो करता है। सो अगर उनकी इनकम नहीं भी चल रही और उनके पास एक बड़ा अमाउंट सेविंग्स में पड़ा हुआ है तो वो तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है कि जी मेरे पास खुद तो पैसे नहीं हैं, क्या कोई और मुझे अगर पैसे दे तो मैं उसके ऊपर चल सकता हूँ? बिल्कुल चल सकते हैं। अगर कोई और आपको पैसे गिफ्ट करता है, फॉर एग्जांपल कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा है, वो आपको गिफ्ट करता है कि जी आपको यहाँ पे इतने पैसे मैं दे देता हूँ, ये पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, दिस इज़ योर मनी, आप अपनी वाइफ को बुलाएं, यहाँ पे अपना सारा स्पाउस वीज़ा वगैरह सॉर्ट आउट कराएं। अगर वो उसके लिए पैसे मौजूद हैं तो फिर वो अपने अकाउंट में वो पैसे शो करके उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बात क्या है, अगर एक बंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको जो टोटल अमाउंट दिखाना पड़ता है, मेरा ख्याल है 62,500 टोटल अमाउंट बनता है, जो आपको 6 महीने अपने अकाउंट में रखना है, वो चीज़ प्रूव करने के लिए कि आपकी इनकम ना होते हुए भी ये है। ये तब है कि अगर आपके ज़ीरो इनकम है। अगर आपकी 10,000 पाउंड इनकम है, वो 10,000 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं 16,500 पे, तो वो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है। ठीक है जी, ये तो आपका जो दूसरा सवाल था वो हो गया। पहला सवाल आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी। डिस्क्रेशनरी लीव का मतलब ये कि आपको इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपने किसी चीज़ को क्वालिफाई नहीं किया, यानी इमिग्रेशन रूल्स की जो पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 जो सारे लिस्ट बनती है, उसको आप पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सके। तब उन्होंने आपके केस को देखा और कहा कि नहीं जी, रूल्स में तो आप नहीं आते, लेकिन आपकी लाइफ को देखते हुए, आपकी जो सिचुएशन चल रही है फैमिली के साथ, जो आपकी एक फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, उसको देखते हुए हम इमिग्रेशन रूल्स के बाहर आपको डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हुए ये देने को तैयार है। अब बात आती है इंग्लिश टेस्ट की। इंग्लिश टेस्ट कहां पर है? इंग्लिश टेस्ट उन्होंने डाला है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं कि जब आपने अप्लाई करना है स्पाउस वीजा के लिए तो उसको आपको इंग्लिश टेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। अब अगर आप ऑलरेडी आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स हैं, आप ऑलरेडी इमिग्रेशन रूल्स में क्वालिफाई नहीं करते, तो अगर इंग्लिश टेस्ट भी आप नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि आपको उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन बनाइए। जोर किस चीज़ पर डालना है कि आपकी जो प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ है वो अभी भी चल रही है, आप अभी भी वाइफ के साथ हैं, आपकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट बना हुआ है, जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग मैरिज है या रिलेशनशिप है, जिसकी बेसिस पे आपको पहले 3 साल की लीव दी गई थी, उसी बेसिस पे आपको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। जब आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आपको 3 साल की और एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि पुराने रूल्स के तहत आपको मिला हुआ है, और 6 साल गुजरने के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, उस वक्त आपको इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा।
बिकॉज जो आप इंडेफिनिटली अप्लाई कर रहे होंगे वो आप आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स नहीं कर रहे होंगे, वो आप विद इन इमिग्रेशन रूल्स कर रहे होंगे, जिसमें आपको सेटो फॉर्म के ऊपर अप्लाई करना होगा या आप जो भी फॉर्म उस वक्त होगा, प्लस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया हुआ है, प्लस आपने दिखाना है कि जी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अक्टूबर 2013 से वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में सेटलमेंट के लिए और नेशनलिटी के लिए उन्होंने कहा है कि आपको कम से कम B1 करना होगा। सो अभी नहीं, लेकिन अभी से 3 साल के बाद अगर आज वाला कानून नहीं रहता है तो वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट सर, उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसमें आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। हमने पिछले साल फरवरी में FLRO की एप्लीकेशन की थी, तकरीबन 1 साल और 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। तो जब वो हमारी एप्लीकेशन देखेंगे तो 9 जुलाई के बाद जो रूल आए हैं तो उसमें हमें देखेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तीनों यहीं पैदा हुए हैं और तीनों 7 साल से ऊपर के हैं। ओके। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा जो सबसे बड़ा है 10.5 साल का है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल गया है और हमने होम ऑफिस में उसके पासपोर्ट की फोटोकॉपी और ज़म्बियानो की रिप्रेजेंटेशन भी भेजी है मार्च में। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए, हमें कितना और वेट करना होगा, प्लीज मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए मुझे, जब आपने एप्लीकेशन की थी आपने कहा कि जी एप्लीकेशन आपकी फरवरी 2012 में हुई है, राइट? जी 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 जी। जब आपकी एप्लीकेशन फरवरी 2012 में की गई है, उस टाइम पे एप्लीकेशन करने के वक्त क्या आपके सारे बच्चे 7 साल से ज्यादा टाइम गुजार चुके थे यहाँ पे? 2 बच्चे 7 साल से ऊपर के हो गए थे और तीसरा 6.5 साल का था। और तीनों यहीं पैदा हुए थे? जी, तीनों यहीं पैदा हुए, तो कंटिन्यूसली यहीं रह रहे हैं, मतलब यूके से बाहर नहीं गए। ओके, चलें अब आप गौर से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अक्सर लोग गलती करते हैं जी, वो ये समझते हैं कि जी 7 साल, सिर्फ 7 साल दिमाग में बात चल रही होती है, 7 साल हो गए तो बात मुक गई। ऐसी बात नहीं होती। जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो इस वक्त अपेंडिक्स FM है और जो उसके अंदर पैराग्राफ 276 ADE है, उसके अंदर जहाँ जहाँ कहीं पे भी ये जिक्र आता है, उसके अंदर वो ये कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, और उसके बाद वो सारे आपको ऑप्शंस देते हैं। सो आपकी एप्लीकेशन हुई है फरवरी 2012 में। अब फरवरी 2012 का मतलब ये कि अगर उस वक्त आपकी एप्लीकेशन करने जाओ तो बच्चे ऑलरेडी 7 साल गुजार चुके थे, तो आप नए रूल्स के अंदर आते हैं। तो नए रूल्स के अंदर आपका फैसला होना चाहिए, क्योंकि फैसला तो आपका फिर भी नए रूल्स के अंदर होगा। मेरा कहने का मतलब आपको स्टेटस मिलना चाहिए उसके ऊपर। बच्चों की एलिजिबिलिटी तो आपकी बनती है। आपने बताया कि बड़ा बच्चा आपका यहाँ पे उसके वो ब्रिटिश नेशनल भी बन चुका है, आपकी ज़िम्ब्रानो की भी रिप्रेजेंटेशन जा चुकी हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं सारा कुछ, जो भी आपके केस के साथ डील कर रहा है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर कोई वकील है तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है कोई ऐसा वकील भी सुनने को मिल रहा है जो कि सारा कुछ सही तरह से कर रहा है। अक्सर तो काफ़ी लोग चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। सो ज़िम्ब्रानो का आपकी रिप्रेजेंटेशंस भी जानी चाहिए थी, बिकॉज 10 साल के बाद आपके बड़े बेटे को यहाँ पे मिल गई है नेशनलिटी। जो बात है आपके 7 साल के बच्चों की, जिन्होंने 7 साल से ज़्यादा गुजार लिया हुआ था उस टाइम पे जब आपकी एप्लीकेशन की गई है, उनको भी इसके अंदर स्टेटस मिलना चाहिए। बिकॉज आपकी बातों से जो लग रहा है, जो आपने सारे सर्कमस्टांसेस अपने एक्सप्लेन किए हैं, उसमें यह लगता है कि आपके तमाम फैक्टर्स जो इन केसेस के अंदर होने चाहिए आपके फेवर में जा रहे हैं। सो मुझे बहुत शदीद हैरानगी होगी अगर आपके केस में आपको स्टेटस नहीं मिलता। आपको जब इसका जवाब आएगा तो आपको इसमें स्टेटस मिलना चाहिए। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर नहीं मिलता। बाकी बात है कि जी कब जवाब आएगा इसका, मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ चल रही है कि जो एप्लीकेशंस हमारी डाली गई थी यही फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी, मार्च तक का, मार्च 2012 तक की, उनके अब जवाब आने शुरू हुए हैं। सो जनवरी, फरवरी, मार्च 2012 वाली जो एप्लीकेशंस हैं, मेरा ख्याल है अब उनके जवाब आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने करनी शुरू की है, अब कुछ लग रहा है कि वो सिस्टम को थोड़ा तेज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो 9 जुलाई से पहले की एप्लीकेशंस डाली गई थी उनके बायोमेट्रिक लेटर्स भी 6-6, 8-8 महीने बाद आ रहे थे, और अब जो नई एप्लीकेशन जा रही है उनके बायोमेट्रिक्स बहुत जल्दी हो रहे हैं। सो कहने का मकसद ये कि कुछ केसेस को उन्होंने तेज़ भी करने की कोशिश की है। सो जो नए एप्लीकेशन जा रही हैं उनको शायद थोड़ा कोशिश कर रहे हैं जल्दी हैंडल किया जाए, और जो पुरानी एप्लीकेशंस पड़ी में जो बैकलॉग कहलाता है, उस बैकलॉग को वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर रहे हैं। सो आपको उस पर जवाब जल्दी आना चाहिए। लेकिन जो आपने सिचुएशन बताई उसके अंदर जो अब 7 साल वाली चीज़ नए रूल्स के अंदर आती है, उसमें आपको स्टेटस मिलना चाहिए। मैं बहुत हैरान होऊंगा अगर आपको नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने क्वेश्चन करने 2 सवाल हैं। मैं Tier 4 में हूँ, अभी ग्रेजुएशन 2 महीनों तक हो जाएगी। तो अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ Tier 2 में, और मेरे भाई ने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो अभी रजिस्टर्ड स्पॉन्सर नहीं है, क्या मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ एज अ
मैनेजर, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टियर 1 जो एंटरप्रेन्योर 200,000 का है, अगर वो अप्लाई करता हूँ तो क्या कोई, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नेक्स्ट एक्सटेंशन में शो करवाना पड़ेगा कि जस्ट वो जो अमाउंट है वो अकाउंट में होनी चाहिए? ओके, चलो मैं बताता हूँ। जो पहला सवाल आपने, दो जो सवाल पूछे ना, वो आपने बिल्कुल जाके वो जड़ से सारा कुछ निकाल लिए। ये इतनी डिटेल्ड इन पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी एक शॉर्ट से टाइम में बता दूँ। जो आपका पहला सवाल है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आप जाना चाहते हैं टियर 2 के ऊपर, आपके भाई का बिजनेस है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे स्पॉन्सर, लेकिन आप उसके ऊपर क्या जा सकते हैं, क्या स्विच कर सकते हैं। पहली बात ये याद रखें, ये जो टियर 2 है इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिश्तेदार का बिजनेस है तो आप उसके ऊपर चले जाएं, ऐसी बात नहीं होती। टियर 2 का मतलब ये है कि देयर इज अ स्पॉन्सर जो कि लाइसेंस्ड स्पॉन्सर है, यानी आपके भाई का अगर बिजनेस चल रहा है तो उनको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा होम ऑफिस से उसका। उस लाइसेंस के साथ उनको, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के साथ उनको बस स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अब वो एक अप्लाई करते हैं, दो अप्लाई करते हैं, कितने, वो उनके साइज पे डिपेंड करते हैं, उनके बिजनेस का साइज कितना है। अब लेट्स से उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया, अब वो उसको देना चाहते हैं, आप कहते हो कि भाई मुझे दे दो। अब जो लॉ कहता है, पहले उसको समझें कि लॉ है क्या। लॉ ये कहता है कि वर्क परमिट आपने किसको देना है, टियर 2 का जो ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है वो किसको देना है, वो उसको देना है जो यहाँ पे एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है, या ऐसा बंदा जो एक खास स्किल रखता है जो आपको यहाँ पे यूके में या ईयू में नहीं मिल रही। आपको पहले अपना रेजिडेंट मार्केट लेबर टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट के अंदर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने जॉब को एडवर्टाइज किया। ये भाई की बात कर रहा हूँ, भाई को दिखाना पड़ेगा कि जॉब को एडवर्टाइज किया, आपको पूरे यूके में या पूरे ईयू में ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये काम कर सके, तब आपने अप्लाई किया उस जॉब के लिए, एंड यू हैपन टू बी द ब्रदर। और ये बस एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है कि उसका अपना भाई है जो बहुत अच्छा वो काम कर सकता है और वो स्किल के मुताबिक कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको प्रूव करनी होगी यहाँ पे वो ये कि जो कोड्स ऑफ प्रैक्टिस होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद हैं, टियर 2 की कैटेगरीज में देखे जाके वहाँ पे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस मिलेंगे। उसको उन्होंने अभी रिसेंटली रिवाइज भी किया, जहाँ पे उन्होंने सारी कोड्स पे चेंज किए हैं, उनकी वो सैलरीज वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह सारे चेंज किए। आपको देखना है कि कौन सा कोड है जो आपके केस में अप्लाई होता है। आपको ये देखना है कि उस कोड के मुताबिक आपकी स्किल है, क्या उसके मुताबिक आपकी एजुकेशन है, क्या उसके मुताबिक आपकी सैलरी है। वो सारी चीज़ें अगर उसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह उसके साथ मैच करती है, तब आप जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरे भाई, दिस इज नॉट लाइक अ वॉक इन द पार्क। ये कुछ छोटा सा आसान सा काम नहीं है कि हाँ भाई ठीक है कह दो कि और कोई नहीं तो मुझे यहीं पे वर्क परमिट दे दो, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अगर ये चीज़ होगी। अब आपका दूसरा सवाल था कि जी इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है, उसको इन्वेस्टर वीज़ा नहीं कहते या उसको इन्वेस्टमेंट वाला वीज़ा नहीं कहते, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। टियर 1 एंटरप्रेन्योर ये कहता है कि अगर आपके पास 2 लाख पाउंड हैं और आप वो 2 लाख पाउंड यूके में किसी बिजनेस में, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप एक नया बिजनेस खरीद के उसको सेटअप करके चला रहे हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर स्टेटस मिल सकता है। यहाँ पे इनिशियली जो आपको लीव मिलती है वो 3 साल की मिलती है। अब उस 3 साल के एंड पे आपको ना सिर्फ ये दिखाना है कि आपने वो पूरा 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट किया है यूके में, फिजिकली इन्वेस्ट किया, ये नहीं कि हाँ जी बस किसी को कह दो कि लेटर बना दे कि मैंने ले लिए ऐसे पैसे, उसमें बात नहीं बनेगी। वो पैसा आपका नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर आया, यूके में ट्रांसफ़र किया गया और फिर यहाँ पे उसको एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। दैट्स द फर्स्ट स्टेज। वो पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होता है और फिर 3 साल के अंदर अगर आपने 10 नई जॉब्स क्रिएट कर ली या आपका टोटल टर्नओवर 5 मिलियन पाउंड से ज़्यादा हो गया, उसकी बेस पे आप 3 साल के बाद ही इंडेफिनिट लीव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आपका नहीं होता और आपने 2 नई जॉब्स क्रिएट करके वो 3 साल गुजारे, पैसा पूरा फिर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिलती है। और 5 साल के बाद जब आप ये प्रूव करते हैं कि जी आपकी 2 जॉब्स भी चली और आपने 2 लाख पाउंड अपना इन्वेस्टेड भी रखा यूके के अंदर, वो सारा कुछ होके फिर जाके आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी किसी को दिखा दो, किसी की बैंक स्टेटमेंट लेके दिखा दो कि उसके बाद 2 लाख पाउंड पड़ा है, कह दो उससे कि यार ये पैसे मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, तो उस पर आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगाने का क्या फ़ायदा अगर आप कहीं काम नहीं कर सकते, अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे वापस एयरपोर्ट पे आओगे आपसे पूछा जाएगा आपको एंटरप्रेन्योर वीज़ा लगा हुआ है, बिजनेस किधर है, पैसे किधर हैं, खर्च कितने किए हैं अभी तक,
कहाँ कहाँ रजिस्टर किया है, इनवॉइस दिखाओ, बैंक अकाउंट्स दिखाओ, बैंक्स में रनिंग्स दिखाओ, वो सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते तो आपको एयरपोर्ट पे ही वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ट्रैवल इस तरह निकल जाता है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते और आप कहीं और इधर उधर जाके कहीं कोई टेस्को में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है, वो भी इलीगल है। सो अगर इलीगल काम करना है और ट्रैवल भी नहीं करना तो फिर इलीगल होकर भी ये सारा कुछ कर सकते हो, फिर ये वीज़ा लेने की क्या ज़रूरत है। सो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट ये जो आप करते हैं 2 लाख पाउंड की, ये पैसा आपको फिजिकली मूव करना है यहाँ पे। अब ये जो पिछले साल 13 दिसंबर को जो चेंजेस आई थी उसके अंदर ये चीज़ कही गई थी, क्योंकि लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन रूल्स को मिसयूज़ और अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था। तब वहाँ पे ये चेंज लाई गई थी कि जो आपके पैसा है ना सिर्फ आपने दिखाना है, दैट मनी शुड बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ दोज 3 ईयर्स। और उसके अंदर जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो यू नीड टू शो कि वो 2 लाख पाउंड आपका इन्वेस्ट हो चुका है यूके में उस बिजनेस के अंदर, अदरवाइज आपकी बात नहीं बनेगी। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। सर जी, मैं 2006 से हूँ इधर यूके में और तकरीबन 4 साल हो गए हैं कि फैमिली भी आई हुई है और 2 बच्चे हैं। ठीक। और कॉलेज वगैरह मतलब फिनिश हो गया, ओवरस्टे हूँ अभी। तो हमारे लिए क्या कोई एप्लीकेशन में कोई डाल सकता हूँ कोई? सर एप्लीकेशन डालने में तो कोई हर्ज नहीं, एप्लीकेशन तो आप कोई भी डाल सकते हैं। फैसला ये आपने करना है कि आपका इरादा क्या है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने यहीं पे रहना है, हमें बच्चों को बीवी को यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गए हैं, मैं 2006 से आया हुआ हूँ, मेरे तमाम कनेक्शंस अपने टाइज अपने मुल्क के साथ ख़त्म हो चुके हैं और हम यहीं के हो चुके हैं, मेरा अपना घर है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं ओवरस्टे होकर भी जिस तरह से भी सारा कुछ करता रहा हूँ, अगर वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है और मैं यहाँ से नहीं जा सकता और मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज यहाँ पर भी हैं और अपने मुल्क के साथ ख़त्म भी हो चुके हैं, तो हाँ आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कहने का मकसद ये, एप्लीकेशन डालने में आपको कोई मना नहीं करेगा। जब आपने एप्लीकेशन डालनी है, आप किसी वकील के पास जाते हैं या खुद एप्लीकेशन करना चाहते हैं, होम ऑफिस भी उसको शुरू में एक्सेप्ट करेगा, आपकी फ़ीस भी लेगा, आपको वो एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ जाएगा, आपके बायोमेट्रिक्स भी हो जाएंगे। उसके बाद फैसला होगा कि नहीं, वो दूर की बात है। सो अगर सिर्फ सवाल ये है कि मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन पे कुछ मिलेगा आपको? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कम से कम सिस्टम में होंगे। अगर आपने फैसला ये किया हुआ कि नहीं जी मैंने वापस नहीं जाना, तो फिर खाली हाथ मत बैठें यहाँ पे। ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ, बहुत सारा लोगों को कहता हूँ, सारा दिन दफ्तर में भी कहता हूँ, फ़ोन पे भी होता हूँ, तो ये कहता हूँ, खाली हाथ बैठने से किसी ने आपको आके नाश्ते की मेज़ पे बिठाना नहीं है, किसी ने आपको आके कोई तोहफा नहीं देना। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, सिस्टम में नहीं आएंगे, कल को कोई एमनेस्टी भी निकलती है, कोई ऐसी पॉलिसी भी निकलती है, तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता अगर आप सिस्टम में नहीं होते। सो मेरे मुताबिक या तो वापस चले जाइए, अगर आपको कुछ नज़र नहीं आता कानून के मुताबिक तो वापस चले जाए। अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो 1 साल का बैन होगा। 1 साल के बाद आप जो भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर की तरफ अप्लाई करना चाहें या कुछ और करना चाहें। एक तो वो चीज़ बनती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं वापस जाऊँ और मैंने यहीं पर रहना है और मैंने यहीं पर कानून में रहते हुए कुछ करना है, देन यू नीड टू पुट इन एन एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन ज़रूर डालें और उसको बेशक आप ह्यूमन राइट्स पर डालते हैं या बेशक कोई और आपकी ग्राउंड हो, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक एप्लीकेशन कोई ना कोई डालना ज़रूरी है। अच्छा है, एप्लीकेशन डाले बगैर बैठना मेरी नज़र में कोई सेंस नहीं बनती। ओके सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो ना? जी जी, मैं जमील बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। अच्छा जी भैया, थोड़ा छोटा सा सवाल है। मेरी वाइफ है, उसको 2 साल अभी जुलाई में होंगे। अच्छा, अभी मैं सेटलमेंट में वेस्टे का अभी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आप क्या ब्रिटिश नेशनल हैं? ये आप ब्रिटिश नेशनल हैं? वाइफ का स्पाउस वीजा लगा था, क्या था? मैं ब्रिटिश हूँ। आप ब्रिटिश हैं, ठीक है। और वाइफ को आपने वो स्पाउस वीजा बुलाया था? मैं वाइफ को इधर बुलाया है। ठीक है। तो अभी मैं 2 साल के बाद हूँ, अभी मैं वीजे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए होगा? क्या अच्छा जी, वकील की फीस क्या चीजें बता देंगे? वकील की फीस भी बता दूं? वकील की फीस बता के तो मुझे वकील लोग मार देंगे जी कि मैंने कोई और फीस बता दी, लोग पता नहीं क्या लेते हैं।
होम ऑफिस की फीस। होम ऑफिस की फीस मैं बताया था आपको। देखिए आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। आपको जो वीजा लगा हुआ है वो आपका उन रूल्स के तहत लगा हुआ है जब वो 27 महीने का वीजा देते थे। जब आपकी एंट्री हुई है वहां से आपने 2 साल पूरे करने हैं। अगर आपकी एंट्री फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हो चुकी है तो आपका वो कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने जब अप्लाई करना है इंडेफिनिट के लिए, आपने प्रूव ये करना है कि आप मियाँ बीवी एक जेन्युइन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी आपका जो रिश्ता है वो सही चल रहा है, आप अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं, आपको अभी भी पूरी उम्मीद है और आपका वो इंटेंशन है और कि आपने अभी भी मियाँ बीवी के तौर पर ही रहना है। उसमें आपका जो एविडेंस लगेगा आपकी बीवी के हो सकता है डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन हो, बैंक स्टेटमेंट्स हों, अगर वो काम कर रही हैं उनकी पे स्लिप्स होंगी, आपकी कोई पे स्लिप्स होती हैं, आपके बिल्स होते हैं, आपके कोई काउंसिल टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें लगा के आप दिखा सकते हैं कि जी देखो हम दोनों के ये सारे पेपर्स एक एड्रेस पे आ रहे हैं, ये हमारी फोटोग्राफ्स भी हैं और हमारा सारा कुछ इकट्ठा चल रहा है, हमारा कोई शक वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर वो आप कर सकते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी उनको करना पड़ेगा। आपने बताया कि 2 साल उनके पूरे होने वाले हैं, आपने ये नहीं बताया कि अक्टूबर से पहले है कि अक्टूबर के बाद है। अगर अक्टूबर से पहले है तो फिर खाली लाइफ इन द यूके टेस्ट या ई-सोल टेस्ट करके भी हो जाएगा। अक्टूबर के बाद है तो उनको B1 टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो वो ज़रा देख लीजिए कि वो कब बनता है। आप ये नहीं आप कर सकते कि 2 साल पूरे ना हो तो टेस्ट के डर से आप पहले एप्लीकेशन डाल दें, वो आप नहीं कर सकते। आपको जब टाइम पूरा होगा एप्लीकेशन तभी डालनी है। सो टेस्ट भी करना होगा। इसके अलावा कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं होनी चाहिए, आपका इकट्ठे रहने का एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी जाती वो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं ये जी सारा कुछ जॉइंट होना चाहिए, नहीं, सारा कुछ जॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। आपके अगर 1-2 चीज़ें भी जॉइंट हैं, कोई जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है, कोई जॉइंट बिल्स आते हैं आपके, तो वो आप साथ लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपने केसेस के अंदर आमतौर पर जो इंसिस्ट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने नाम के भी डॉक्यूमेंट्स दें, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के नाम के भी डॉक्यूमेंट्स दें। मुझे कम से कम 10-10 आइटम्स दे दें। ये नहीं करना कि जी सारा कुछ उठा के 2 महीने के अंदर सारे 10 आइटम्स बन जाएं, नहीं, वो आपके 2 साल के ऊपर स्प्रेड होने चाहिए। यानी जनवरी का आप फॉर एग्जांपल फ़ोन बिल दे दें, फरवरी का आप कोई बैंक स्टेटमेंट दे दें, मार्च का आप कोई बिजली का बिल लगा दें। इस तरह से आप उनको ऑल्टरेट करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से आप अप्रैल में आते हैं तो फिर दोबारा फ़ोन बिल लगा दें या टीवी का लाइसेंस लगा दें, कोई भी चीज़ ऐसे कर। डिफरेंट चीज़ें जब आप लगा देते हैं तो आपके वो 10 आइटम जो आपने पूरे करने हैं, 10 आइटम ईच, वो पूरे करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। प्लस आपने टाइम फ्रेम जो ऐसा डाला होता है उसके अंदर आपका ओवर 2 ईयर्स वो सारा एविडेंस कवर हो जाता है। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने का 2-2 चीज़ें दिखानी है, ऐसी बात नहीं है। आपने ओवर 2 ईयर्स 10-10 आइटम्स अपने अपने दिखाने हैं उनको। अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आपका काम उस पर हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल आज मैंने इतने सवाल ले लिए कि लोग हैरान है कि जी ये इतने सवाल कैसे चल रहे हैं। हेलो वालेकुम। I wanted to ask you, I got married in November to a student. Sorry, I missed that. Say again. I got married in November to a student. Mm-hmm. I started work in January. Right. My yearly income is 13,416. Right. And my husband works as well. He gets about 5,000 and 5,300 and something. Right. I'm also expecting in October. Mm-hmm. I want to know what to do for his stay. Right. When is his visa expiring? His visa expires on the 23rd of July this year. 23rd of July. Okay. I'm sorry, I've got a very short time to tell you this, but I'll just tell you. You need to make sure that you've got a combined income of 18,600 or more because you're going to be sponsoring him. You need to show that evidence over 6 months, because less than that, they will not be happy with that. So it doesn't have to be that you've earned 18,600 in 6 months. You have to show that your total yearly income is 18,600, and the evidence for that is at least 6 months bank statements and pay slips and your employer's letters. So if you can prove that, if you can provide that, if you can also show that this is a genuine and subsisting marriage, so you'll need to show a valid marriage certificate, you'll need to show photographs, you'll need to show bills of living together, things like that, whatever you can, just put all those things together and then you'll be able to do that, okay? He'll have to do an English language test as well. Because he's on a student visa, he will need to switch
from within the country. So also depends on what he has done before. Has he completed his education, what he came for, or has he left it halfway? Has he been in breach of any immigration rules so far? All those things need to be considered. But you definitely need a little bit more advice and information than what I've just given you in the last 1 minute or so. So please do contact somebody. If you want to contact me, my email should be on the screen. You're most welcome to contact us. Come in for a consultation. That'll be even better. ओके बहुत जल्दी बता दूं इनका सवाल क्या था. इन्होंने कहा कि जी इनकी अपनी इनकम आ रही है, इनकी हस्बैंड की भी इनकम आ रही है, हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है और ये चाहते हैं कि उनका ये खुद ब्रिटिश हैं और चाहते हैं कि उनके साथ इनका स्टेटस हो जाए यहाँ पे. मैंने बताया कि मुझे टोटल इनकम जो इन्होंने दिखानी है वो 18,600 दिखानी है. अगर 6 महीने का एविडेंस इनके पास मौजूद है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो पास कर लेते हैं, अगर वो इमिग्रेशन रूल्स के किसी ब्रीच में नहीं रहे पहले, यानी स्टूडेंट वीज़ा पे थे तो ये नहीं कि जी 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिला हुआ तो 2 साल से कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी, अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो उनका यहाँ से स्विच हो सकता है. और ऑब्वियसली जो सारे एविडेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बाद में देख सकते हैं क्या क्या होंगी. नाज़रीन मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है. हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि जितनी बातें हो गई, आज तो मैंने कोशिश की काफ़ी सारे सवाल ले लूँ. सो काफ़ी हमने एरिया कवर कर लिया. अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप मुझे याद करना चाहते हैं तो लॉ सोसाइटी के थ्रू भी देख सकते हैं, वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं और मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं. अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने अच्छे अल्फाज जारी रखिएगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट.